Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Hope you all are doing well. In the previous lecture, discussed about the crafting brand positioning, and today I'm going to discuss the second part of this particular chapter. इससे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों को पहले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई where you have to understand point of parities and point of differences? नो मैम, सब क्लियर है. चलें आगे चलते हैं फिर. दैट्स फाइन. देन टुडे इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रांड पोजीशनिंग. इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो चुका हुआ है और इसके आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स काफ़ी पहले के मिल चुके हैं. तो नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज इन इट. आई विल बी सिफ्टिंग क्विकली थ्रू इट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस मोर. Learning objectives इसके हैं that how can a firm develop and establish an effective positioning in the market? How do marketers identify and analyze competition? How are brands successfully differentiated? What are the differences in positioning and branding with a small business? हम लोगों ने पॉइंट ऑफ पैरिटी को पढ़ा था और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ा था. पॉइंट ऑफ पैरिटीज वो सिमिलैरिटीज हैं जो आप में और आपके कंपैटिटर में पाई जाती हैं एंड आपने उन पैरिटीज के अंदर भी कभी कभार डिफरेंस क्रिएट करना होता है अपने कंपैटिटर से बेटर सो दैट यू कैन प्रोजेक्ट योर कोर कॉम्पिटेंसी एज वेल एज द पॉइंट ऑफ पैरिटी इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू योर कंपैटिटर. So for an offering to achieve a point of parity on a particular attribute or benefit, a sufficient number of consumers must believe the brand is good enough on that dimension. There is a zone or range of tolerance or acceptance with point of parity. Tone, what is a range of tolerance? के फॉर एग्जाम्पल जब आप वैल्यू प्रोपोजिशन पेश करते हैं लोगों के आगे, कस्टमर्स के आगे, तो आप उससे किसी लेवल तक ही डिफर कर सकते हैं. अगर आप उस लेवल से कम लेवल देंगे लोगों को तो उनका जो range of tolerance है that will be exploited. The brand does not literally need to be seen as equal to the competitors, but consumers must feel it does well enough on that particular attribute or benefit. आपका जो एक ब्रांड है वो अपने कंपैटिटर के इक्वल काम ना करे, पर जो वो प्रॉमिस कर रहा है उस एट्रीब्यूट के ऊपर वो अपना बेहतरीन कारकर्दगी दे, क्योंकि उसका एक जोन ऑफ टॉलरेंस होता है, एक एक्सेप्टेंस पॉइंट होता है. तभी इस बात को बहुत स्ट्रांगली कहा जाता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी टू द मैक्सिमम एंड देन यू हैव टू प्रोजेक्ट अपॉन योर वैल्यू प्रोपोजिशन. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस मैम. Anything which is not clear? आगे फिर चलते हैं. We have got another point which is multiple frames of references. Frame of reference का मतलब क्या है? That you have got a certain okay, आपकी बाउंड्री के अंदर आपकी टारगेट मार्केट कौन है और उसको कंपैटिटर्स कौन कौन से देख रहे हैं. There is one more concept which is multiple frames of reference. It is not uncommon for a brand to identify more than one or actual or potential competitive frame of reference. If competition widens or the firm plans to expand into new categories, they have got, of course, multiple people, multiple competitors also. For example, Starbucks could define very distinct sets of competitors, suggesting different possible POPs and PODs as a result. अब देखें, क्विक सर्व रेस्टोरेंट्स हैं, क्विक सर्व रेस्टोरेंट्स एंड कन्वीनियंस शॉप्स, मैकडॉनल्ड्स हैं, डंकिन डोनट्स हैं. अब आप देखो कि स्टारबक्स को ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. कैसे? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स जो है बेसिकली कॉफ़ी भी दे रहा है, फास्ट फूड दे रहा है, डंकिन डोनट्स भी कॉफ़ी दे रहा है. सो दे आर द मतलब इनकी डोमेन्स वो एग्जैक्टली स्टारबक्स नहीं है, मैकडॉनल्ड्स एंड डंकिन डोनट्स, बट they have got a different frame of multiple frame of references. यानी कि जहाँ मैकडॉनल्ड्स कॉफ़ी दे रहा है वहाँ वो स्टारबक्स को compete कर सकता है, एंड डंकिन डोनट्स भी जहाँ कॉफ़ी दे रहा है वो स्टारबक्स को डील कर सकता है. where the intended PODs might be quality. अब इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या है? मतलब दे हैव गॉट द मल्टीपल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. स्टारबक्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैकडॉनल्ड्स और डंकिन डोनट्स भी है, जहाँ इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं? इनकी क्वालिटी, इनका इमेज, इनके बारे में एक्सपीरियंस एंड वैरायटी, और इनका इंटेंडेड पॉइंट ऑफ पैरिटीज माइट बी कन्वीनियंस एंड वैल्यू. ये तीनों जो हैं कन्वीनियंस और वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, पर इनके जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं या इनकी कोर कॉम्पिटेंसीज या कंपैटिटिव एडवांटेज एक दूसरे को ऊपर क्वालिटी के, इमेज के, एक्सपीरियंसेस के और वैरायटी के हो सकते हैं.
Then supermarket brands for home consumption. एक brand है Folger और एक brand है Nescafe. Of course, they both might be they're offering coffee. इनका इंटेंडेड का मतलब है जो ये सोचते हैं कि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस देंगे. इट कैन बी क्वालिटी, इमेज, एक्सपीरियंस, वेराइटी एंड फ्रेशनेस. और इनकी जो पॉइंट ऑफ पैरिटी है दोनों की कन्वीनियंस एंड वैल्यू देना ही है. एनीथिंग विच इज नॉट अंडरस्टूड टिल हियर, ये बातें इट्स सेल्फ रेडेबल, आप इनको पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. मल्टीपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि आपके for example, McDonald's जो है fast food chain है, Starbucks is a coffee, is known for its coffee, whereas the Dunkin' Donuts is known for the donuts as well as coffee. लेकिन McDonald's का मल्टीपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि स्टारबक्स के साथ एग्जैक्टली एक डायरेक्ट कंपैटिटर्स भी हैं और ये कुछ इनडायरेक्ट कंपैटिटर्स भी हैं जो कि किसी न किसी चीज़ में डील या किसी न किसी चीज़ में compete कर रहे हैं. So there are multiple frame of references. Then there are local cafes. Intended PODs might be convenience and service quality, but intended POPs might be quality, variety, price, and community. Note that some potential POPs and PODs for Starbucks are shared across competitors, others are unique to a particular competitor. Under such circumstances, marketers have to decide what to do. There are two main options. One is to first develop the best possible positioning for each type or class of competitors and then see whether there's a way to create one combined positioning robust enough to effectively address them. देखिए, again, then it is a perspective that what you are going to make for the customer. आप customer के लिए क्या identity, क्या जो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है proper? Yes, ma'am. अच्छा, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? क्योंकि थोड़ी डिस्टॉर्शन है मेरी साइड पे, तो मुझे ये समझ आ रही है आपको मल्टीपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कोई क्वेश्चन? देखिए, इसके अंदर ओवरऑल एक बात है, मैं इसको रीडिंग करके क्या समझाऊं. आई वुड बी टेलिंग यू कि मल्टीपल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का मतलब यह है कि कंपनी को सबसे पहले अपने कंपैटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है ब्रांडिंग करने के लिए. पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है. कभी कभार हमारे जो कंपैटिटर्स हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, दे आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम. लेकिन कभी कभार हमारे कुछ कंपैटिटर्स होते हैं जो बहुत डायरेक्ट नहीं होते, लेकिन अपनी नाम की वजह से वो उस प्रोडक्ट के अंदर प्रेफरेंस देख जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड्स है और स्टारबक्स है. इफ आई एम सिटिंग एट मैकडोनल्ड्स, आई मे प्रेफर मैकडोनल्ड्स फॉर द कॉफी एज वेल. इट्स मैं जहाँ बैठी हूँ मैं वहीं पे कॉफी पी के उड़ जाऊँ, मैं स्टारबक्स ना जाऊँ. सो दैट इज समहाउ वेयर जहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है ब्रांड्स के लिए अपनी ब्रांडिंग को मेंटेन करने के लिए. So one is to first develop the best possible positioning for each type of class of competitors and then see whether there is a way to create one combined positioning robust enough to effectively address them all. हम किस तरीके से चीज़ों को competitors को जो है position करेंगे, हम क्या अपनी develop करेंगे strategy in order to give the right perspective to the right people. फिर आती है straddle positioning. Occasionally, a company will able to straddle two frame of references with one set of point of difference and point of parity. In these cases, the point of differences for one category becomes point of parity for the other and vice versa. For example, Subway restaurants are positioned as offering healthy, good tasting sandwiches. This positioning allows the brand to create a POP on taste and a POD on health. With respect to quick serve restaurants such as McDonald's and Burger King, and at the same time a POP on health and a POD on taste with respect to health food restaurants and cafes. Straddle positioning का मतलब क्या है कि they are basically focusing on health as well and on taste as well. McDonald's and Burger King basically cleanliness के ऊपर बात करते हैं, health के ऊपर बात नहीं करते. McDonald's especially speaks on cleanliness, लेकिन जो आपका burger ये subway है, they talk upon the health and the taste. So this is a straddle positioning which allows the brands to expand their market coverage and potential customer base. And this is what मतलब straddle का मतलब somehow they are basically giving a strong kind of positioning to their target market, which is actually जिसकी वजह से इनकी जो target market है वो expand भी हो सकती है. एंड बेसिकली दे आर वर्क मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैडल बेसिकली दो चीज़ों को साथ लेके चल रहा है, हेल्थ एंड द टेस्ट. अनदर एग्जांपल इज BMW. BMW सबसे पहले क्या करी है, व्हेन BMW वाज फर्स्ट मेड a strong competitive push into the US market in the early 1990s. अब BMW का जो एक पुश था वो क्या था, 1980s के अंदर ये लग्जरी कार आई थी
At that time, consumers saw US luxury cars as lacking performance and US performance cars as lacking luxuries. By relying on the designs of its cars, German heritage, and other aspects of a well conceived marketing program, BMW was able to simultaneously achieve point of difference on luxury and point of parity on performance. शेवरलेट ये और सारी जो पुरानी वाली गाड़ियां थी परफॉर्मेंस तो दे रही थी लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था लग्जरी था इन रिस्पेक्ट टू देम पॉइंट ऑफ डिफरेंस and point of parity on luxury with respect to US luxury cars like Cadillac. At slogan क्या था इनका the ultimate driving machine effectively captured at जो कि performance भी दे रही है और luxury performance दे रही है जो कि पहले वाली गाड़ियां नहीं दे रही थी. Although a straddle positioning is often attractive as a means of reconciling potentially conflicting consumers goals and creating best of both the worlds. यानी कि देखो अगर हम सबवे खा रहे हैं हम एक साइड पे फास्ट फूड भी खा रहे हैं और एक साइड पे हम अपने हेल्थ को भी देख रहे हैं whereas if we eat McDonald's we certainly do not any take it is not actually encapsulating on the health because देखिए सबवे इसके लिए आपको हेल्दी वेजिटेबल्स का भी साथ में जो है ऑप्शन देता है दैट इज समहाउ स्ट्रगल का मतलब है कि एक साइड आप हेल्थ को फोकस करें एक साइड आप टेस्ट को फोकस करें विच इज एक्चुअली a stronger point of difference on the other competitors. फिर आ जाता है point how to choose POPs and PODs. The answer to it is the best way of choosing POP is that आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी कुछ कोर वैल्यूज उस POP के मुताबिक होनी चाहिए और PODs डेफिनेटली आपका आपके अंदर आपके कंपैटिटर से डिफरेंट होना चाहिए. Marketers typically focus on brand benefits in choosing the point of parity and points of difference that make up their brand positioning. Brand attributes generally play more of a supporting role by providing reasons to believe or proof points as to why a brand can credibly claim it offers certain benefits. Marketers of Dove soap, for example, will talk about how it attribute of 1/4 cleansing cream uniquely creates the benefit of softer skin. So you need to convince the market, you need to persuade the market, but your product also needs to have that feature to convince the people. Consumers are usually more interested in benefits, what exactly they will get from a product. We all know about it, they are more considered about the value. For choosing specific benefits as POPs and PODs to position a brand, perceptual maps may be used. Perceptual maps को read कीजिएगा, you will be understanding इसके different points नजर आ रहे हैं आपको. Just for your understanding, इसकी सारी explanation मैंने इसके अंदर भी दी है और recorded lecture के अंदर भी explain है क्या ideal points हैं, किस तरीके से कहाँ पे एक brand lie कर रहा है. Perceptual map का मतलब है perception of the segment regarding a taste of a certain product and mapping का मतलब है उसके different coordinates बताए गए हैं. अगर आप इसकी सारी explanation को पढ़ेंगे you will be able to understand it. ब्रांड मंत्रा के ऊपर मैंने अभी आपको असाइनमेंट भी दी है. ब्रांड मंत्रा बेसिकली क्या चीज़ है ब्रांड एसेंस एंड कोर ब्रांड प्रॉमिस. ब्रांड एसेंस ब्रांड मंत्रा बेसिकली 3 to 4 5 वर्ड्स के अंदर आपके ब्रांड के बारे में एक इंटायर powerful एक perspective है that what your brand is all about. It guides you that what brand is basically promising from the customer. अब for example McDonald's का जो brand philosophy है that is food, of course food, folks, people and fun. Then we have designing a brand mantra. आप लोगों को मैंने assignment भी दिया है जिसके अंदर Nike says just do it. It's a entire thing that has to communicate. What does the brand mantra does? It communicates, it simplify the entire perspective of the brand and it inspires the people. फिर आप क्या करते हैं? You establish the brand एक्सक्यूज proper. मैम. जी मैम ये स्लोगन भी होता है ना ब्रांड मंत्र. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. It tells you the philosophy. It tells you the फिलोसफी. philosophy of the brand. ठीक है. और आप जब भी किसी जगह पे एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करते हैं आपने ब्रांड मंत्रा सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना होता है कंपनी के मिशन को, कंपनी के विजन को, कंपनी की बेसिक प्रोडक्ट्स को, कंपनी किस फिलोसफी पे काम करती है उसको एंड देन यू नीड टू प्रोजेक्ट इट विद द ब्रांड मंत्रा ताकि पढ़ने वाले को देखने वाले को आपके बारे में इंटायरली और कंप्लीटली समझ आ जाए. ओके ओके मैम. Okay, then we need to establish brand positioning. Once the company has determined the brand positioning strategy, marketers should communicate it to everyone in the organization so it guides their words and actions. One helpful schematic to do so is a brand positioning bullseye. What is a bullseye? Constructing a bullseye for the brand ensures that no steps are skipped in its development. Positioning के bullseye का मतलब यह है कि have a very strong target. Bullseye अपना target बहुत ज़्यादा strongly रहता है और उसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि strategic planning का positioning तब strong होगी जब आपकी
जब आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होगी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर क्या है, व्हेन यू नो अबाउट योरसेल्फ एंड व्हेन यू नो अबाउट योर कंपनी एज वेल. So establishing the brand positioning in the marketplace requires that consumers understand what the brand offers and what makes it superior as a competitive choice. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो कि आपका जो Maybelline है इट्स कंसिडर्ड एज द बेस्ट ब्रांड इन द कॉस्मेटिक्स. देन आपके Accenture हैं, दे आर द बेस्ट ब्रांड्स विद कंसल्टिंग. Nestle बेस्ट क्यों है? बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ पैरिटीज एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स competitors, एंड दे फुलफिल द इंटायर. क्या है पोजिशनिंग की स्टेप्स? क्या है पोजिशनिंग के स्टेप्स? सबसे पहले क्लियर विजन है, क्लियर मिशन है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लियर गोल्स है, क्लियर बीसीजी मैट्रिक्स, करंट बिजनेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, और आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजीज को भी आप क्लैरिटी से जानते हैं. इसी तरह यू गो फर्दर एंड देन यू कम्युनिकेट द कैटेगरी मेंबरशिप. कैटेगरी क्या होती है? जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल नेस्ले की डेयरी कैटेगरी है मिल्क पैक, तो यू आर बेसिकली कम्युनिकेट द कैटेगरी मेंबरशिप टू द पीपल. आपको पता होना चाहिए विच कैटेगरी डू यू बिलोंग. आपका ब्रांड भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा. To reassure consumers that a brand will deliver on the fundamental reasons for using a category, marketers frequently use benefits to announce category membership. Thus, industrial tools might claim to have durability, and antacids might announce their efficacy. I will tell you that आपके जो क्या कहते हैं आपकी जो कैटेगरी है दैट नीड्स टू बी डिफाइंड वेरी क्लियरली. जैसे चैनल्स के अंदर भी कैटेगरी डिफाइंड होती है कि आप इंफॉर्मेशन के चैनल हैं, क्या आपके इंटरटेनमेंट के चैनल हैं. तो दिस इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर डिफाइन योर कैटेगरी ऑफ द मेंबरशिप. देन देयर इज अ टूल. Then there's a comparing to exemplars. Exemplars are those category जो के best performers हैं. जैसे for example, if you are a new brand who's offering the ready-made smart denim garments, तो आप अपने आप को relate करेंगे Levi's के साथ. जैसे outfitters जब market के अंदर नया आता है तो exemplars कौन है? Levi's है, who actually are the examples of that particular membership. आप अपने आप को उससे relate करेंगे कि हम लोग उसकी तरह का एक brand हैं. Relying on the product descriptors that follow the brand is often a concise means of conveying category or origin. आप अपने product की origin बताएंगे, who are you, when you were founded, and all that. So communicating POPs and the POTs, you know what, this entire comes in the stride of promoting a brand as well. जब आप promotions करते हैं अपने brand की, अब ये तो खैर रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी है, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू दिस थिंग कि हम जब क्राफ्ट करते हैं ब्रांड पोजिशनिंग तो ये हमारे 4 पीस की कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देयर यू एक्चुअली स्पीक टू द पीपल ऑन योर बेस्ट पॉइंट्स एंड योर एक्सपर्टीज. नाउ विल कम बैक टू यू एंड विल आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. इसके ऊपर मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैं ज्यादा लूंगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. Any questions regarding that? I can see Hassan. Hassan, any question? यस मैम. वो जो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. लेकिन मैंने तो आपसे पूछा जो हमने डिफरेंस बताया था वो पैरिटी वाला, वो मुझे वर्ड समझ ही नहीं आया. वो पॉइंट ऑफ पैरिटी समझ नहीं आया. देखिए हसन, कहानी कुछ इस तरह है कि जब आप कोई भी ब्रांड बनाते हैं तो ब्रांड किसी ना किसी कैटेगरी का मेंबर होता है. ऐसे ही है, ठीक है. जैसे नेस्ले मिल्क पैक जो है बेसिकली डेयरी कैटेगरी का मेंबर है. ऐसे ही है ना. उस कैटेगरी के अंदर आपके पास डिफरेंट और ब्रांड्स भी हैं. फॉर एग्जांपल ऑल्पर है, फॉर एग्जांपल तरंग है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्रांड्स हैं. इन ब्रांड्स के अंदर नेस्ले को ये देखना है कि उसका पॉइंट ऑफ पैरिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपेटिटर्स क्या है. उसके अंदर उसके ब्रांड के अंदर क्या कैटेगरी. यूजुअली कैटेगरी के अंदर जब आपकी मेंबरशिप होती है तो आपकी पॉइंट ऑफ पैरिटीज जो हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर होती हैं कैटेगरी के. But on those point of parities, you have to have a point of difference where you can actually create a competitive advantage over your competitor. Point of parity होती है point of similarities that you and your competitor have. आपने ये देखना होता है कि उन point of parities के अंदर आप अपने competitor से किस लिहाज से बेहतर हैं और आप किस तरीके से उसको बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं. Point of parities are basically the similarities that a category members have among each other, among themselves. समझ आई? क्लियर हो गया.
आप उसके लेक्चर को भी सुनो, उसको उसके मटेरियल को पढ़ो बुक से. पॉइंट ऑफ पैरिटी इज बेसिकली द सिमिलैरिटी. देखो हर इंसान में हर ब्रांड में अपनी कैटेगरी को लेके सिमिलैरिटी होती है. फॉर एग्जांपल दूध का ब्रांड है तो दूध है ना, इट इज बेसिकली अ सेम कैटेगरी. उसका दूध होना ही पॉइंट ऑफ पैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ब्रांड. लेकिन वेयर इज द डिफरेंस? अगर नेस्ले उसके अंदर आयरन दे रहा है तो बेसिकली दैट्स अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट Nestle is providing to the target market with respect to the in comparison to the Allper. समझ आई बात? इसमें मतलब कुछ सिमिलैरिटीज के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस लेके आते हैं, इसकी वजह से कंपटीशन इंप्रूव होता है. Exactly. Safa, you are clear about it? मैं बस एक दफा ब्रांड मंत्रा आप थोड़ा सा हिंट दे दें कि क्या होता है ब्रांड मंत्रा एग्जैक्ट है ना मीनिंग जिसका वो. देखो mantra is basically a feel also. Mantra is what you make your people. आप अपनी टारगेट मार्केट को ब्रांड की क्या फील देना चाहते हैं? What a brand should be perceived like, right? एक ब्रांड को आप कैसे परसीव करवाना चाहते हैं अपनी टारगेट मार्केट से, उसका क्या पर्सपेक्टिव है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स की बात की, इट्स ऑल अबाउट फन, फोक्स एंड क्या था, फन, फोक एंड फूड. सबसे फूड सबसे पहले फूड इज देयर. ब्रांड मंत्रा के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी, यूजुअली ब्रांड मंत्रा को डिजाइन करने के लिए पहली प्रायोरिटी दी जाती है व्हाट इज द ब्रांड ऑल अबाउट. ब्रांड इज ऑल अबाउट फूड, यानी कि आपने फूड देन फोक्स, यू शुड कम विद द कंपनी और यू विल एंजॉय विद द कंपनी ओवर देयर. एंड फोक्स के बाद फन, when you'll be having a good food and folks and fun. ये तीनों चीजें बेसिकली जरूरी नहीं कि मैकडोनल्ड में ये तीन काम करने जाएं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ सफ़ा अपनी पर्सनालिटी को 3 वर्ड्स में डिफाइन करें, बताएं 3 वर्ड्स दैट कैन डिफाइन सफ़ा. बताएं सफ़ा, बताओ. जी मैम. डिफाइन योरसेल्फ इन 3 keywords. मुझे उर्दू में बोल सकते हैं ना मैम? बोलो. मुझे स्पीच करने का बहुत शौक है. ठीक है, नहीं यानी कि आप अपनी क्वालिटीज बताएं, एडजेक्टिव्स बताएं, एडजेक्टिव्स. आई कैन स्पीक वेरी वेल. अगर मैं बात करने में आऊँ तो बहुत अच्छी तरह समझा सकती हूँ. अच्छा. दूसरा मुझे नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है, कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए. Okay. बस मेरे ख्याल में 2 ही हैं. Yani you like to thrive for knowledge and Yes, ma'am. you communicate it well. ये आपका ये सफ़वा का मंत्र है, right? This is ठीक है. सफ़वा is all about, right? मैं ये all about. यस मैम. ये आप देखो एक इंसान भी एक ब्रांड है ना. अगर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, अपने आप को पोजीशन करता है और वो चाहता है कि उसको लोग एक सर्टेन परसीव तरीके से परसीव करें, तो उसका एक मंत्र है, उसकी कुछ फिलॉसफी है दैट इट हैज टू कम अप. आपकी फिलॉसफी आपने बताई दैट यू थ्राइव फॉर द नॉलेज, राइट? एंड व्हेन यू थ्राइव फॉर द नॉलेज तो ऑफ कोर्स यू इनोवेट. आप इनोवेट करती हो उसको अपने तरीके से प्रोसेस करती हो. तो दैट इज बेसिकली डिफाइनिंग सफ़वा एज अ ह्यूमन. इसी तरीके से ब्रांड की भी पर्सनालिटी है. हमने ब्रांड खुद तो नहीं बोलेगा, हमने ब्रांड के लिए बोलना है. तो हमने ब्रांड के लिए वो बोलना है कि जो हम चाहते हैं ब्रांड के बारे में लोग समझें. तो दैट बिकम्स द मंत्र ऑफ द ब्रांड. ओके मैम, क्लियर हो गया. ठीक है, फिलॉसफी है. ऑलवेज टेक अ ब्रांड एज अ पर्सन, यू नो, बिकॉज उसके पीछे आप हैं. यानी मैम जब हम किसी ब्रांड का नेम सुनते हैं तो जो चीज हमारे माइंड में ट्रिगर करती है, जो हम सोचते हैं उसके बारे में, वो ब्रांड मंत्र है, राइट? कि ये होगा. देखो लक्स ने अपना ब्रांड मंत्र क्या बनाया? ब्यूटी. ऐसे ही है ना, लक्स का नाम जहां भी आता है आपके जहन में ब्यूटी और ब्यूटी सोप या फ्रेग्रेंस आ जाती है. क्यों आती है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट ही वैसे किया, ब्यूटी एंड फैशन से. ऐसे ही है ना. तो लक्स का नाम जब आप सुनते हो, यू ऑलवेज हैव द ideal models in your mind of that particular time of current times. And the brand mantra is all about having a beautiful skin, a beautiful persona. So this is all about a brand mantra. Any other question? No ma'am, thank you so much. इसकी असाइनमेंट करके मुझे जल्दी से भेज दीजिएगा. इन सब असाइनमेंट्स का नंबर्स जो है वो आपके पेपर के अंदर एग्जाम में लगने हैं. मैम 1 फेब को यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, कल हमने वो सुना था. हाँ, हमने भी सुना है बेटा, हमने भी सुना है. जैसे ही कोई खबर आएगी वी विल बी अपडेटिंग यू ऑन दैट. ठीक है.
ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? नो मैम। ऑल राइट, अब इस चैप्टर को जाके, ये जो ब्रांडिंग के चैप्टर्स हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। ब्रांड एक्विटी के चैप्टर को, ब्रांड पोजिशनिंग के चैप्टर को, ये बहुत मज़ेदार चैप्टर्स हैं। और आपका फाइनल प्रोजेक्ट ब्रांडिंग में से ही मैं दूंगी, जिसकी आप लोग आखिरी हफ्ते में प्रेजेंटेशंस देंगे। मीनवाइल आप अपनी ग्रुपिंग्स के बारे में डिसाइड करना शुरू कर दीजिए। और मुझे ग्रुप्स के नाम मैं जैसे ही क्लासरूम में पोस्ट करूंगी, आपने मुझे अपने ग्रुप के नाम, मैं आपको बताऊंगी कैसे पोस्ट करने, आपने तभी पोस्ट कीजिएगा। बस स्टार्ट वर्किंग ऑन मेकिंग योर ग्रुप्स। ऑलराइट मैम, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे क्वेश्चन किया था कि वो चैप्टर्स मेंशन कर दें, तो अयाज, मैंने ऐसा चैप्टर्स करो, आप ऐसा करो, निकाल मेरे लिए पास मैंने चैप्टर। निकाल आपके लेकिन पास एक, हाँ हाँ, वो बुक से मैंने पेज से ना वो स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ये चैप्टर एक तो मुझे क्लियर हो गया, क्राफ्टिंग वाले चैप्टर में तो क्लियर कट लिखा हुआ था। हाँ, तो ब्रांड इक्विटी भी क्लियर कट है। हाँ, ब्रांड इक्विटी वाला क्लियर था। अब वो एक बाकी चैप्टर, चैप्टर जो है वो मैं शो करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि यही है। अयाज आप मेरे पास यूनिवर्सिटी चक्कर लगा लें कल परसों ठीक और है बुक ले मैम, आइए, मैं ठीक है? इट इज बेटर फॉर यूनिवर्सिटी मी से टू कर। से, ठीक है? यस अदरवाइज बाकियों मैम, के टाइम लिए, बता दीजिएगा क्योंकि ना वो आपके लेक्चर्स हो रहे होते हैं ना, हाँ ये तो रिकॉर्डेड है। लेक्चर आपके होते हैं। चलो आप ऐसा करो, 12 से 1 के दरमियान आ जाओ किसी दिन। ओके मैम, कल मैं 12 से 1 के दरमियान आपका मिलूँ। ऑल राइट, अच्छा बाकी सारे लोग जो हैं, आप लोगों के पास चैप्टर्स के पीडीएफ कटेड फॉर्म में, स्प्लिटेड फॉर्म में आप लोगों की क्लासरूम में हर चैप्टर के साथ पढ़े हुए हैं। आप उनको प्रॉपर्ली या तो स्कैन करा लें, और अगर आपको मेरे से ही कॉपी चाहिए, यू कैन कम एंड मीट मी इन द यूनिवर्सिटी। इज इट ऑल राइट? ओके मैम। ओके बेटा, यस सर। okay beta, thank you very much. And if you have any question, post me in the Google Classroom. I'll see you on Thursday, interactive lecture में, ठीक है? ओके मैम, Bafis. अल्लाह हाफिज़ मैम।